Hello and a very warm welcome. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of a Vanijya Bhavan, a new office complex to be constructed for the Department of Commerce in Delhi. He is addressing the gathering right now. Let's cut across live. और संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, सबसे पहले मैं आप सभी को वाणिज्य भवन का शिलान्यास होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इसका कार्य शुरू हो गया है और जैसा कि मंच पर ही बताया गया है कि अगले वर्ष दिसंबर के पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समय की सीमा में ही वाणिज्य भवन बनेगा और जल्द से जल्द इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। साथियों, समय की बात सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान जितने भी भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला, उसमें ज्यादातर एक बात समान थी और कॉमन बात ये थी कि इमारतों का निर्माण भी सरकारों के काम करने के तरीकों का एक प्रकार से प्रतिबिंब होता है। न्यू इंडिया की ओर बढ़ते देश और पुरानी व्यवस्थाओं के बीच का फर्क भी इससे पता चलता है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे याद है जब वर्ष 2016 में प्रवासी भारतीय केंद्र का लोकार्पण हुआ तो उस समय ये बात भी सामने आई थी कि उस केंद्र का ऐलान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हुआ था। बाद में उसे मूर्त रूप आते आते 12 साल लग गए। पिछले साल दिसंबर में जिस डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण हुआ, उसे बनाने का निर्णय भी 1992 में लिया गया था, लेकिन इसका शिलान्यास हुआ 2015 में। यानी कहां 1992 और कहां 2015, और उसका लोकार्पण हुआ 2 साल के बाद 2017 में। यानी निर्णय होने के बाद 23-24 साल तक समय बीत गया, और वो भी सिर्फ एक सेंटर, एक इमारत बनाने में। साथियों, इसी साल मार्च में मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नए भवन को भी देश को समर्पित किया था। सीआईसी के लिए नए भवन की मांग भी 12 साल से हो रही थी, लेकिन इसके लिए भी काम हमारी सरकार ने शुरू करवाया और तय समय में उसे भी हमने पूरा कर दिया। एक और उदाहरण है, अलीपुर रोड में बनी अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक। 2 महीना पहले इसका भी लोकार्पण किया गया। इस स्मारक के लिए भी वर्षों तक चर्चा हुई। अटल जी के समय में, उनकी सरकार के समय कुछ काम में तेजी आई, लेकिन बाद में 10-12 साल वो ठप पड़ा रहा। दिल्ली की ये 4 अलग अलग इमारतें प्रतीक है कि जब सरकार में साइलोस में काम नहीं होता है, मिलजुल करके काम होता है, जब सारे विभाग, मंत्रालय साइलोस से निकल करके सॉल्यूशन के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो कितना अच्छा परिणाम मिलता है, कितना जल्दी परिणाम मिलता है।
हर काम को अटकाने, भटकाने, लटकाने की प्रवृत्ति से देश अब काफी आगे निकल चुका है। और मुझे खुशी है कि आज इसमें एक 5वां प्रतीक की जुड़ने की शुरुआत हो रही है। इस वाणिज्य भवन में एक छत के नीचे कॉमर्स सेक्टर के हर क्षेत्र से साइलोस को खत्म करने का कार्य और बेहतर तरीके से किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि ये परिपूर्ण भी होगा। साथियों, आज भारत समय के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे आके खड़ा है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। हमारी डेमोक्रेसी को हमारे नए नौजवान नई ऊर्जा देते आए हैं। ये नौजवान 21वीं सदी के भारत का आधार है। उनकी आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति सिर्फ कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। भारत पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने से चूक गया था। तब उसकी अनेक वजह थी, लेकिन अब उतनी वजह हैं जिनकी वजह से भारत अब इस शताब्दी की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसका मुख्य आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है और निश्चित तौर पर भारत इसमें दुनिया के कई देशों से बहुत आगे है। आज आप वाणिज्य मंत्रालयों के भी जितने लक्ष्यों को देखेंगे, जितने भी कार्यों को देखेंगे, तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्रमुखता आपको नजर आएगी। ये वाणिज्य भवन ही देखिए, जिस जमीन पर यह इमारत बनेगी वो पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के अधिकार में थी। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना ये विभाग अब बंद हो चुका है और उसकी जगह डिजिटल तकनीक पर आधारित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM इसने जगह बना ली है। सरकार किस तरह से अपनी जरूरत के सामान की खरीदी करती है, उस व्यवस्था को GEM ने पूरी तरह से बदल दिया है। आज की तारीख में 1,17,000 से ज्यादा छोटे बड़े विक्रेता कंपनियां इसमें रजिस्टर हो चुकी है, जुड़ चुकी है। इन सेलर्स को 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स GEM के माध्यम से मिल चुके हैं। बहुत कम समय में GEM पर 8,700 करोड़ रुपए के सामान को खरीदा गया है। जिस तरह GEM ने देश के सुदूर कोने में बैठे बैठे छोटे उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट सीधे सरकार को बेचने का अवसर मुहैया कराया है, उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रशंसा की पात्र है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसे एक लंबी यात्रा की शुरुआत मानता हूं। GEM का विस्तार और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये देश के SME सेक्टर को, छोटे उद्यमियों को इंटरनेशनल कॉमर्स की तरह ले जाए, इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज देश में 40 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती हुई संख्या, सस्ता डेटा आपके कार्यों को और आसान कर रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है
को ही भारः समर्थानाम किम दुर्व्यवसायी नाम, यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसके लिए कोई भी चीज भारी नहीं होती। इसी तरह व्यवसायियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती। आज टेक्नोलॉजी ने व्यापार को इतना सुगम बना दिया है कि दूरी दिनों दिन कम होती जा रही है। ये टेक्नोलॉजी देश के बिजनेस कल्चर में जितनी बढ़ेगी उतना ही फायदा पहुंचाएगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह एक वर्ष से भी कम समय ने जीएसटी देश में बिजनेस का तरीका बदल दिया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या यह संभव था? नहीं था। आज जीएसटी की वजह से ही देश में इनडायरेक्ट टैक्स और उससे जुड़ने वाले लोगों का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से जहां सिर्फ 60 लाख लोग जुड़े हुए थे, वहीं जीएसटी के बाद के 11 महीनों में ही अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है और इनमें से 47 लाख से ज्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह रजिस्टर्ड लोगों की संख्या अब 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रक्रियाओं को सरल करने पर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस राह पर चलने पर नतीजे भी आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने का निरंतर प्रयास किया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबल बने हुए हैं। इन्फ्लेशन हो, फिस्कल डेफिसिट हो या फिर करंट अकाउंट बैलेंस, इनमें पहले की सरकारों की तुलना में सुधार आया है। भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी पिछले ही क्वार्टर में देश की विकास दर ने 7.7% के आंकड़े को टच किया है। पिछले 4 वर्षों में हुआ विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा का भंडार अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज भारत एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में टॉप 2 इमर्जिंग मार्केट्स परफॉर्मेंस में से एक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 100 नंबर पर हम पहुंचे हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 अंकों का सुधार हुआ है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंकिंग 71 से सुधरकर 39 पर पहुंचा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 21 अंक का उछाल आना, ये सभी बातें उस एक विजन का, उस एक निर्णय का, उस प्रक्रिया का परिणाम है। आपकी जानकारी में अवश्य होगा कि हाल ही में भारत ने दुनिया के टॉप 5 फिनटेक कंट्रीज में भी
आज हिंदुस्तान ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन इन पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ ही आगे बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अब आगे क्या। साथियों, 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। दुनिया की नजरें आज भारत को इस दृष्टि से भी देख रही हैं कि भारत कितने वर्षों में $5 ट्रिलियन के क्लब में शामिल होता है। मैं मानता हूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को, आप सभी जिम्मेदार अधिकारी गणों को, व्यापार जगत से जुड़े हुए जो लोग यहां मौजूद हैं, सबने मिलकर के इन लक्ष्यों को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर की गई ये प्रगति सीधे सीधे देश के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई है। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जब भी मैं ईज ऑफ ट्रेडिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता हूं, उसके साथ ही ईज ऑफ लिविंग का विषय भी हर हमेशा उठाता हूं। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब बिजली कनेक्शन लेना आसान होता है, कंस्ट्रक्शन को लेकर मंजूरी जल्द मिल जाती है, जब उद्योगों को, कंपनियों को प्रक्रियाओं से उलझना नहीं होता है, तो इसका लाभ जन सामान्य तक भी पहुंचता है। और इसलिए आप लोगों के लिए भी ये एक चैलेंज है कि अब भी जो अलग अलग सेक्टरों में जो बॉटलनेक बचे हुए हैं, जहां पर साइलों में काम हो रहा है, उन्हें जितना जल्द और जितना तेजी से दूर कर सकते हैं, हमने जोर लगा करके उसको पूरा करना चाहिए। विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दिक्कतें आती हैं, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में जो बातें गतिरोध पैदा करती हैं, सर्विसेज का इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, उन्हें रोका जाना, सुधारा जाना बहुत ही आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि अभी हाल में है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने देश के लॉजिस्टिक सेक्टर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया है। ये इनिशिएटिव देश में ट्रेड के एनवायरनमेंट को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। साथियों, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एक्शन प्लान आज समय की मांग है और न्यू इंडिया की जरूरत भी है। पॉलिसी में बदलाव करके जो वर्तमान में प्रोसीड्यूर्स हैं, उन्हें सुधार करके आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस दिशा में एक ऑनलाइन पोर्टल पर भी काम कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए, नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों का एक साथ मिलकर काम करना भी उतना ही जरूरी है। जिसको हम कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, उसे अपनाए जाने की जरूरत है। यह भी एक अच्छा कदम है कि काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए तेज गति से काम कर रही है। भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो राज्यों को एक्टिव पार्टनर बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। मैं समझता हूं कि राज्यों में स्टेट लेवल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी का निर्माण करके उन्हें नेशनल ट्रेड पॉलिसी के साथ तालमेल करते हुए, आर्थिक सहायता करते हुए
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ लेते हुए इस दिशा में जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे उतना ही देश का लाभ होगा। साथियों, इंटरनेशनल मार्केट में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट है, उन्हें बनाए रखते हुए नए प्रोडक्ट्स और नए मार्केट्स पर ध्यान दिया जाना भी बहुत आवश्यक है। हमें देश के भीतर की चुनौतियों के साथ ही देश के बाहर की परिस्थितियों के लिए भी खुद को और मजबूत बनाना होगा। जब हम शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंटल गेन्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बीच एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो उसके नतीजे भी हमें नजर आएंगे। पिछले साल दिसंबर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा जो मिड टर्म रिव्यू किया गया, उसे भी मैं बहुत सकारात्मक पहल मानता हूं। इंसेंटिव बढ़ाकर एमएसएमई सेक्टर की हैंड होल्डिंग करके निर्यात को बढ़ाने के लिए किया गया हर बदलाव प्रशंसनीय है। ये सीधे सीधे देश की रोजगार जरूरत से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण विषय प्रोडक्ट की क्वालिटी। यही वजह है कि साल 2014 में मैंने 15 अगस्त को लाल किले से जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का आह्वान किया था। उद्योग छोटा हो या बड़ा, हर मैन्युफैक्चरर को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें जीरो डिफेक्ट हो। कोई हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स को रिजेक्ट न करे, वापस न भेजे। इसके साथ ही मैंने जीरो इफेक्ट की भी बात की थी, यानी हमारे प्रोडक्ट्स पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट न डाले। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर ये जागरूकता मेक इन इंडिया की चमक बढ़ाने और न्यू इंडिया की पहचान को मजबूत करने का काम करेगी। आप भी जब देखते होंगे कि जहां 2014 में हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, वो अब बढ़कर 120 हो गई है। बहुत ही कम कीमत पर विश्व स्तर के क्वालिटी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। साथियों, ये समय संकल्प का है, चुनौतियों को स्वीकारने का है। क्या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये संकल्प ले सकता है कि विश्व के कुल निर्यात में भारत के योगदान को बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अभी के 1.6% से बढ़कर कम से कम 3.4% तक ले जाएंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी के भारत के योगदान के बराबर होगा। इससे देश में रोजगार के और नए अवसर बनेंगे और हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकार के सभी विभागों और यहां उपस्थित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके अलावा एक और संकल्प लिया जा सकता है इंपोर्ट को लेकर। क्या हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं क्या? चाहे वो एनर्जी इंपोर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो या मेडिकल डिवाइसेस का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया के द्वारा ये संभव है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इंपोर्ट में 10% की कमी देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए की आय बढ़ा सकती है। ये देश की जीडीपी में वृद्धि को डबल डिजिट में ले जाने में
एक इफेक्टिव टूल बन सकती है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का ही उदाहरण देना चाहता हूं। क्या ये आप सभी लोगों के लिए एक चुनौती नहीं है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कुल मांग का 65% हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है? जैसा मोबाइल फोन के क्षेत्र में हुआ है, वैसे ही क्या हम सब मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार कर देश के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बना सकते हैं? साथियों, आप इससे भी परिचित हैं कि इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम पिछले वर्ष उठाया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के डोमेस्टिक सोर्सेज से खरीदने पर बल दिया जा रहा है। इस आदेश को पूरी गंभीरता के साथ लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोगों को, सरकार के सभी निकायों को अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था को इस आदेश के पालन के लिए और सुदृढ़ करना होगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई और अहम फैसले भी लिए हैं। वो चाहे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सरलता लाने की बात हो, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर बल हो, ये सभी इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने, 21वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में एक कदम भी पीछे न रह जाए। मेक इन इंडिया के साथ बढ़ता ये गौरव नए बनने वाले वाणिज्य भवन का भी गौरव बढ़ाए, मेरी यही कामना है। साथियों, यहां आने से पहले एक और शुभ कार्य आप लोगों ने मुझसे कराया है। इस परिसर में मौलश्री या बकुल के पौधे को लगाने का सौभाग्य मुझे मिला। मौलश्री की बहुत पौराणिक मान्यता है, कितने ही औषधीय गुणों से संपन्न है और इसका वृक्ष सालों साल छाया देता है। मुझे बताया गया है कि इसके अलावा भी यहां करीब 1000 पेड़ और लगाए जाने की योजना है। नए बनने वाले वाणिज्य भवन का प्रकृति के साथ ये संवाद उसमें काम करने वाले लोगों को भी स्फूर्त रखेगा, उन्हें राहत देगा। पर्यावरण के लिए अनुकूल लेकिन आधुनिक तकनीक से संपन्न वातावरण में आप सभी न्यू इंडिया के लिए अपना श्रेष्ठतम दे, बेस्ट एफर्ट्स करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को वाणिज्य भवन के निर्माण का काम शुरू होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। All right, so Commerce Department will soon have a new address, and that was Prime Minister Narendra Modi addressing the gathering after laying the foundation stone of Varnijya Bhavan, the new office complex for the Department of Commerce in Delhi. And the building will be environment friendly, will be completely paperless with all the modern facilities like smart access control, video conferencing, and also completely network system. And Prime Minister Modi in his address said that digitization and technology has not only helped in making our lives easier, but has also helped India grow. But he said that it was time that India now just pushes for double-digit growth in the days to come. And for that, he exhorted everyone to work together and take up this challenge. Well, that is all in this special broadcast. News and updates continue on your channel. Thanks for watching.